हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिडियोमाइकोटिना। पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसका मेन टॉपिक है वो है पक्सीनिया, द रस्ट फंजाई या द कोज रस्ट डिजीज इन व्हीट, यानी कि ऐसी कवक जो गेहूं में रस्ट रोग उत्पन्न करती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। पक्सीनिया, तो देखिए ये जो कवक है पक्सीनिया, ये बेसिडियोमाइकोटिना का सदस्य है, उपवर्ग बेसिडियोमाइकोटिना। तो पक्सीनिया या जो रस्ट डिजीज है, बेसिकली अगर हम देखें तो जितनी भी ऑल द वेराइटीज ऑफ व्हीट आर रेजिस्टेंट टू पक्सीनिया। तो जितनी भी वेराइटीज हैं व्हीट की, ट्रिटिकम एस्टिवम की, वो सभी वेराइटीज रेजिस्टेंट हैं इसके प्रति। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारे देश के अंदर, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये रोग मोस्टली देखा जा सकता है। तो वो एरिया है उत्तराखंड, हिमाचल का, जहां पर कुछ यूपी का, कुछ पंजाब का, जहां पर नमी ज़्यादा होती है। दूसरा, जो पक्सीनिया की जो वैरायटी या पक्सीनिया जो है स्पीसीज, पक्सीनिया ग्रेमिनिस, जो रस्ट रोग उत्पन्न करती है, उसका जो जीवन चक्र है वो दो परपोषी पर पूरा होता है। एक परपोषी होता है गेहूं, वो प्राथमिक परपोषी है। एक दूसरा वैकल्पिक परपोषी होता है जिसका नाम है बारबेरी। इसके बारे में हम जिक्र थोड़ा बाद में करेंगे। तो बेसिडियोमाइकोटिना के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बेसिडियोमाइकोटिना से होते हुए हम चलेंगे पक्सीनिया तक। तो बेसिडियोमाइकोटिना, इसका नाम बेसिडियोमाइकोटिना इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें बेसिडियोमाइसिटीज या जो बीजाणुधानी है उसका नाम होता है बेसिडियम। और बेसिडियम में बनते हैं बेसिडियोस्पोर, यानी कि ये बेसिडियो बीजाणु, तो इसलिए इसको नाम रख दिया बेसिडियोमाइकोटिना। इसमें लगभग 550 वंश हैं और लगभग 25,000 जातियां इस बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्मट डिजीज, स्मट, कोई रस्ट, कोई टोड स्टूल, कोई बर्ड नेस्ट फंजाई, कोई इसको स्टिंक हॉर्न, पफ बॉल, स्टिंक हॉर्न, ये इतने प्रकार की जो फंजाई है वो सब बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत आती है। एगेरिकस जो मशरूम होता है, मशरूम भी इसी के अंदर आता है। मशरूम भी बेसिडियोमाइकोटिना के अंतर्गत ही आता है। ज्यादा कैरेक्टर्स हम इसके नहीं देखेंगे, लेकिन ये एक तो स्थलीय है, मृतोपजीवी होती है, परजीवी होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसके 2 या 3 कवक जाल होते हैं। जो कवक जाल होता है उसको हम कहते हैं माइसीलियम, और जो कवक सूत्र होता है उसको हम कहते हैं हाइफा। तो माइसीलियम जो है वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है प्राइमरी माइसीलियम, इसकी खासियत होती है कि इसमें केवल ओनली 1 न्यूक्लियस
और वो भी हैप्लॉइड होता है। वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होता है। प्राइमरी जो माइसीलियम है या प्राथमिक कवक जाल जो है उसके अंदर केवल एक केंद्रक होता है और वो भी कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। दूसरा है सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम, तो सेकेंडरी माइसीलियम का ये खासियत है कि इसमें दो ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं या ट्यूब न्यूक्लियाई होती है और वो भी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, दो केंद्रक और वो भी कैसे? डिप्लॉयड। प्राथमिक में टू केंद्रक और वो होते हैं हैप्लॉइड। डिप्लॉयड नहीं, सॉरी हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर ये मिलते नहीं है, अलग अलग होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियाई होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। और तीसरा जो है उसमें अगर बेसिडियो स्पोर बनते हैं, जो टर्सरी, जिसको हम कहेंगे तृतीयक कवक जाल, टर्सरी माइसीलियम, तो टर्सरी माइसीलियम की एक खासियत होती है कि इस पर बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। बेसिडियो स्पोर या बेसिडियो बीजाणु यहां पर बनते हैं। तो दिस इज टर्सरी माइसीलियम। तो तीन प्रकार के कवक जाल हैं। प्राइमरी माइसीलियम यानी प्राथमिक कवक जाल, इसमें केवल एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। दूसरा है सेकेंडरी माइसीलियम, इसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। और टर्सरी माइसीलियम, देखो इसके बाद टर्सरी माइसीलियम में इसमें बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। तो कवकों के अंदर जो लैंगिक जनन होता है बेसिकली, तो वो लैंगिक जनन में तीन क्रिया होती है। पहली क्रिया जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस अर्थात कोशिका द्रव्य लयन। दूसरी क्रिया जिसको हम कहते हैं कैरियोलाइसिस या कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक लयन, और दूसरा है कैरियोकाइनेसिस और तीसरा है मियोसिस। या इसको कैरियोगैमी भी कहते हैं, इसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ये वर्ड इनके लिए परफेक्ट है। प्लाज्मोगैमी, दिस इज कैरियोगैमी, और एक मेयोसिस। यानी कि सबसे पहले जो दो एगुणित केंद्रक होते हैं वो आपस में मिलते हैं, जो एगुणित युग्मक होते हैं वो मिलते हैं। तो सबसे पहले उनके कोशिका द्रव्य मिलते हैं, उसके बाद उनके केंद्रक मिलते हैं, और उसके बाद जब वो डिप्लॉइड बन जाता है तो लास्ट में जो बीजाणु बनते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन सुकाय है उसका फंजाई का, वो हैप्लॉइड होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वन न्यूक्लियस था, फिर दो न्यूक्लियस एक साथ आए, देन इनमें फिर कैरियोगेमी हुई होगी, और उसके बाद फिर मियोसिस, यानी कि यहाँ पर डिप्लॉइड कैरियोगेमी होने के बाद यहाँ एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है, और उस डिप्लॉइड न्यूक्लियस से फिर मियोसिस होता है, जिससे फिर चार एगुणित बीजाणु वापस से बन जाते हैं। तो यहां पर बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। अब इसमें दो चीजें जो बेसिडियो माइकोटिना के अंदर है, वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी कई बार पूछी भी जाती है। एक तो बेसिडियो माइकोटिना का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है कि इसके अंदर डोलीपोर पट होता है। कौन सा पट होता है? डोलीपोर पट, जिसको हम कहते हैं ढोल छिद्री पट। जो बेसिडियो माइकोटिना को सबसे अलग बनाता है वो इसकी दो चीजें हैं। नंबर एक तो होता है डोलीपोर पट, डोलीपोर सेप्टा या ढोल छिद्री पट। एक तो ये इसको सबसे अलग करता है, ढोल छिद्री पट, और दूसरा जो इसके अंदर पाया जाता है उसका नाम है क्लैंप कनेक्शन।
ये इसको हम क्लैंप बंधन भी कहते हैं, क्लैंप बंधन। ये इसको सबसे अलग, पूरी फंजाई से इनको अलग करता है। तो पहले हम देखते हैं भाई ढोल छिद्री पट। ध्यान रखना भाई कि डोलीपोर सेप्टा में, डोलीपोर सेप्टा यानी ढोल छिद्री पट और क्लैंप बंधन केवल और केवल बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में पाया जाता है। तो हम पहले डोलीपोर पट देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो पट वो होते हैं जिनके द्वारा कवक एक यानी इसके पट के अंदर छिद्र पाए जाते हैं। पट जो होते हैं, जैसे मान लो ये दो, ये है इस तरह से, इसमें ये पट है। अब इस पट के अंदर ये छिद्र पाए जाते हैं। तो वो छिद्र जो है वो कई प्रकार के होते हैं। इनमें से एक है ढोल छिद्री पट, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये है ढोल छिद्री पट और इसमें ये संरचना पाई जाती है। इसको हम इलेक्ट्रॉन संघनन क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं पैरेंथोसोम। दिस इज पैरेंथोसोम एंड दिस इज सेप्टा। तो कुल मिलाकर के और ये बन जाता है पोर। यानी कि इसमें जो छिद्र है वो छिद्र के दोनों तरफ उभार होते हैं और ढोलकाकार स्फुरन पाया जाता है। इसलिए इसका नाम होता है ढोल छिद्री पट या डोलीपोर पट। और इसमें यहाँ ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये अंतर जो ईआर है उससे संबंधित कुछ जालिका है जो इस अंदर से जो हेमीस्फीयर या अर्धचंद्राकार जो संरचना है उसमें पाई जाती है। तो उसको हम कहते हैं पैरेंथोसोम। तो ये है एक तो इसका इंपोर्टेंट कैरेक्टर ढोल छिद्री पट। एक होता है क्लैंप बंधन। तो क्लैंप बंधन क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए इनमें एक कवक जाल, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक कवक जाल, वो ये है, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से ये कवक जाल है और जिसमें ये सेल्स जो है वो एक केंद्र की होती है इस तरह से। एक दूसरा कवक जाल सपोज दैट मान लो ये आ रहा है, दूसरा कवक जाल यहां से समझो यहां से गुजर रहा है इस तरह से, ऐसे ऐसे। इस तरह से। तो होता ये कि जिस जगह पर ये कवक जाल आपस में जुड़ते हैं या मिलते हैं तो वहां की जो भित्ति है वो गल जाती है। तो इस भित्ति के गलने से ये दोनों केंद्रक जो है वो अब एक ही कोशिका के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने कहा था कि जो प्राइमरी कवक जाल है वो एक केंद्र की होता है जिसके अंदर हैप्लॉइड वन न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब ये इस तरह मिल जाते हैं तो मिलने के बाद इस पूरे कवक जाल के अंदर एक सेल ऐसी हो जाएगी जिसके अंदर दो केंद्रक होंगे। बाकी सब में एक ही केंद्रक है, लेकिन इसमें एक केंद्रक है, इसमें मान लो दो केंद्रक हो जाते हैं। यहाँ पर एक केंद्रक है तो यहाँ पर हो गए दो केंद्रक। तो इसको हम कहते हैं डाइकैरियोन स्टेज। डाइकैरियोन स्टेज यानी कि द्विकेंद्र की अवस्था। अब बात यह है
कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो प्राथमिक कवक जाल अब समाप्त होने लगता है और सेकेंडरी जो माइसीलियम है वो यहाँ से स्टार्ट होने लगता है। तो जब सेकेंडरी माइसीलियम देखो यहाँ पर केवल अभी एक सेल है, अब यही एक सेल किस प्रकार से पूरे के पूरे कवक जाल का निर्माण करेगी जिसमें प्रत्येक कोशिका में 2 केंद्रक होंगे। तो ये जो विभाजन का जो तरीका होगा इसका, जिससे नई सेल्स बनती हैं जिनमें 2 केंद्रक हैं, डाइकेरियन स्टेज है, वो तरीका होता है क्लैंप कनेक्शन या क्लैंप बंधन। वो तरीका होता है क्लैंप कनेक्शन या क्लैंप बंधन। देखिए कैसे होता है। हम यहाँ इस सेल को लेते हैं, सपोज दैट मान लो ये हमारे पास एक सेल है, इस तरह से। नीचे वाली सेल पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हम केवल इस सेल पर ध्यान देंगे जिस सेल के अंदर 2 केंद्रक हैं, डाइकेरियन स्टेज। ये जो 2 केंद्रक हैं, इस सेल को हम यहाँ पर टर्मिनल सेल भी कहते हैं या अंतस्थ कोशिका भी कहते हैं, दिस इज टर्मिनल सेल। तो यहीं से कवक तंतु जो है वो बढ़ेगा। अब होता ये है कि इस सेल में एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है। शुरुआत में तो ये उभार ऐसा ही रहेगा छोटा सा, अभी इसमें 2 केंद्रक हैं, एक केंद्रक ये है और एक केंद्रक ये है, उभार बन गया। धीरे धीरे यह उभार अब और थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, इनकी गहरा होने लगता है, इस तरह से। तो इसे अब हम कहते हैं क्लैंप। इसे क्या कहेंगे? क्लैंप। तो ये क्लैंप धीरे धीरे और गहरा हो जाएगा और इन दोनों केंद्रकों में से एक केंद्रक इस क्लैंप के अंदर आ जाता है। एक केंद्रक यहां रहता है और एक केंद्रक इसमें से यहां पर आ जाता है, दिस इज क्लैंप, है ना। अब ये दोनों केंद्रक अपने अपने तरीके से विभाजित होते हैं, जैसे होते हैं। जो दोनों केंद्रक विभाजित होते हैं तो क्लैंप वाला केंद्रक भी विभाजित करता है और जो क्लैंप से बाहर है वो केंद्रक भी विभाजन करता है। तो जब ये केंद्रक विभाजन करता है तो इससे यहाँ पर 2 केंद्रक बन जाते हैं, विभाजन करते हैं, ठीक है। और जब ये क्लैंप वाला केंद्रक विभाजन करता है तो इससे भी 2 केंद्रक बन जाते हैं। ये हो गया विभाजन। अब देखो होता ये है कि इनमें से जो ऊपर की जो अंतस्थ सेल है ये वाली, इसमें जो क्लैंप है तो क्लैंप में 2 केंद्रक हैं और नीचे वाली सेल में 2 केंद्रक हैं। तो इसके जो 2 केंद्रक हैं, ये वाले दोनों केंद्रक, इनमें से एक केंद्रक यहाँ रहेगा और एक केंद्रक यहाँ अलग हो जाता है ना। और इसमें से एक केंद्रक यहाँ आ जाता है और एक केंद्रक वापस से इसमें चला जाता है, ऐसे। तो अब इसमें कोशिका विभाजन जब होता है तो इसमें पट का निर्माण शुरू होता है। तो पट निर्माण कैसे होता है भाई? तो पट निर्माण जब होता है तो पट का निर्माण यहाँ पर 2 तरीके से होता है। एक तो पट यहाँ बनता है इस तरह से और एक पट बनता है यहाँ ऐसे। तो जो अंतस्थ सेल है उसके अंदर तो वापस से 2 केंद्र चले जाते हैं। जो ये सेल है ना इसमें वापस चले जाएंगे केंद्र, को 2 केंद्रक हो जाएंगे इसमें। यहां से
अगर हम देखें तो इसमें ये दो केंद्रक हो जाते हैं, रेड और ये पैरेट, इस तरह से, और इसमें एक केंद्रक यहाँ रहता है, ठीक है, और एक रेड वाला जो केंद्रक है वो यहाँ पर रहता है। अब कुछ समय बाद क्या होता है कि यहां से ये गल जाता है, और जब गल जाता है तो अब जो क्लैंप है वो सीधा हो जाता है। ये क्लैंप यहाँ से तो बंद हो चुका है, यहाँ खुल जाता है, ये इसकी अंतिम सेल है, ऐसे। तो वही हो जाता है, इसमें दो केंद्रक तो है ही, इसमें भी अब दो ही केंद्रक हो जाते हैं, रेड वाला भी इसके अंदर ही आ जाएगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें पहले एक ही सेल थी, ठीक है, एक सेल थी ऊपर वाली। जब विभाजन हुआ या क्लैंप कनेक्शन के द्वारा अब हमारे पास दो सेल बन गए, ये और ये दो बन गए। तो इस तरह से धीरे धीरे पूरा का पूरा जो कवक जाल है वो सेकेंडरी कवक जाल हो जाता है, अर्थात ये पूरा कवक जाल दो केंद्रक युक्त हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लैंप कनेक्शन। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्लैंप कनेक्शन। तो क्लैंप कनेक्शन और ढोल छिद्री पट, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो केवल और केवल बेसिडियो माइकोटिना के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक तो प्राथमिक कवक जाल होता है जिसे हम हैप्लॉइड वन न्यूक्लियस, एक होता है द्वितीयक कवक जाल जिसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ रहेंगे, द्वि केंद्र की कोशिका, और एक होता है प्राइमरी कवक जाल जिसमें बनते हैं बेसिडियो बीजा। तो हमारा जो नेक्स्ट इस चीज को समझाने के नेक्स्ट टारगेट हमारा जो था वो था बेसिडियो माइकोटिना। एक्चुअली हम पढ़ना चाहते हैं पक्सीनिया, रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। तो रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट यानी कि जो गेहूं का जो चूर्निल रोग है या रस्ट रोग है, उसको पढ़ने के लिए हमको पहले बेसिडियो माइकोटिना को पढ़ना था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक छोटा सा। अब इसको पढ़ने के बाद हमारी बहुत सारी समस्याएं सोल्व हो गई हैं, और हम जब नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बात करेंगे पक्सीनिया की तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पक्सीनिया को पढ़ने से पहले इसको पढ़ाना बहुत जरूरी था। तो वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम बता रहे हैं, उसकी सारी की सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।